विधायक हंसराज को जमानत कैसे मिली जबकि आरोप इतने गंभीर थे? लड़की की मेडिकल जांच हुई थी, उसमें क्या निकला? रेप की पुष्टि हुई है या नहीं? और अब तक हुई जांच में क्या कुछ सामने आया है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और साथ में चर्चा होगी इस वीडियो की जो अभी हाल ही में सामने आया है। और इस वीडियो में पीड़िता चुरहा के ही एक भाजपा नेता के साथ नजर आती है। इसलिए बिना बात को घुमाए सीधा फैक्ट्स की ओर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जमानत आखिर कैसे मिली। क्योंकि विधायक हंसराज को मिले जमानत ऑर्डर की कॉपी हमने निकाली है, जिसमें कई सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो बताती हैं कि कोर्ट में क्या हुआ और अब तक क्या कुछ सामने आया है। और सबसे बड़ी बात, इतने गंभीर मामले में यानी पॉक्सो का केस, जिसमें किसी को भी जल्दी हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलती, उसमें विधायक हंसराज को सेशन कोर्ट से जमानत कैसे मिली, किस आधार पर मिली, इसके क्या क्या कारण रहे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तारीख 9 अगस्त 2024, चंबा महिला थाना में चुरहा के विधायक हंसराज पर अश्लील चैट करने और न्यूड फोटो मांगने का मामला धारो बेगम उर्फ मीना नाम की एक लड़की ने दर्ज कराया। और ठीक 1 साल 2 महीने और 20 दिन के बाद 7 नवंबर 2025 को चंबा के उसी महिला थाने में उसी लड़की ने दूसरा मामला दर्ज कराया। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और बीएनएस धारा 69 के तहत शिकायत दर्ज हुई। इसलिए सबसे पहले हमारा यह जानना जरूरी हो जाता है कि पहले मामले का क्या हुआ, उसकी छानबीन में क्या निकला, आरोप सही थे या नहीं, ये सब बातें। क्योंकि अदालत ने इन दोनों ही मामलों को जोड़ करके देखा और इसी आधार पर विधायक हंसराज को नियमित जमानत दी है। तो पहले केस में अश्लील चैट का आरोप लगा था, इसलिए पुलिस ने सभी पक्षों के मोबाइल फोन जमा करवाए, उनकी जांच की गई। लेकिन पुलिस की RFSL रिपोर्ट में व्हाट्सएप और चैट का एक भी ट्रेस मिला ही नहीं। इसलिए पुलिस ने उल्टा लड़की के ही खिलाफ फॉल्स इंफॉर्मेशन देने और झूठी शिकायत दर्ज करने के लिए बीएनएस की धारा 217 के तहत कार्यवाही की मांग की गई, जिसकी सुनवाई इसी नवंबर की 24 तारीख को होनी थी। यानी पहले केस में आरोप लगाकर लड़की खुद ही फंस गई थी और यहीं से मामले में आया ट्विस्ट। 2 नवंबर को लड़की सोशल मीडिया पर लाइव आई, जिसमें उसने कई तरह के संगीन आरोप लगाए, विधायक हंसराज के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और तमाम तरह के अपराधों में शामिल होने की बात कही। जिसके बाद विधायक हंसराज ने 2 नवंबर और 6 नवंबर की तारीख को लड़की के खिलाफ ही मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए चंबा पुलिस को शिकायती पत्र लिखा। लेकिन विधायक द्वारा शिकायत देने के बाद भी लड़की के खिलाफ केस नहीं दर्ज हुआ है। इस बीच कई सारे वीडियो आए, कई तरह के आरोप लगे और फिर 7 नवंबर को पॉक्सो एक्ट के तहत विधायक हंसराज के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया। ऐसे में दूसरे मामले की भी जांच शुरू हुई और जो कुछ सामने आया वो हैरान करने वाला था। लड़की का पहला आरोप था कि सितंबर 2021 में लड़की नाबालिग थी। उस समय भांदल फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में उसके साथ दुराचार किया गया। इसलिए पुलिस ने गेस्ट हाउस की एंट्री रजिस्टर चेक की, गार्ड और डीएफओ के बयान रिकॉर्ड किए गए। चूंकि हंसराज उस समय विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे, इसलिए सरकारी गाड़ी की मूवमेंट रिकॉर्ड और टूर प्रोग्राम भी चेक किया गया। लेकिन ये किसी भी तरह से साबित नहीं हो सका कि विधायक हंसराज सितंबर 2021 में भांदल रेस्ट हाउस में गए थे। इसके अलावा लड़की ने अपने साथ हुए रेप को प्रूफ करने के लिए कुछ चैट के स्क्रीनशॉट भी कोर्ट में जमा कराए, मगर वो चैट भी रेप की पुष्टि के लिए नाकाफी थे। इसके बाद लड़की का आरोप था कि चंडीगढ़ के एक प्राइवेट होटल में भी उसके साथ रेप हुआ, मगर जब वहां जांच हुई तो वहां भी लड़की की एंट्री का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि पुलिस जांच में जरूर सामने आया कि दोनों का मोबाइल नेटवर्क एक ही एरिया में मौजूद था। मगर कोर्ट के बेल रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता शिक्षित और बालिग है, वो जानती है कि आरोपी शादीशुदा है। इसके अलावा 2024 के केस में लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने लिखित बयान देकर आरोप वापस लिए, बार बार अपने बयान बदले। यानी पहले आरोप वापस लेने और बाद में मामले को बढ़ाकर रेप किए जाने का गंभीर आरोप लगाने से कोर्ट को मामले में विरोधाभास दिखा और जमानत के आदेश हेतु यही कोर्ट के लिए सबसे मजबूत वजह बनी। और इस सबसे बड़ी बात, अभी तक किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि लड़की के साथ बलपूर्वक शोषण किया गया है। यानी इस दौरान दोनों के बीच संबंध बने या नहीं बने, इस बाबत भी कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं मिला है। इसलिए अदालत ने इस पॉक्सो वाले FIR को दबाव बनाने की रणनीति भी माना। इसके अलावा अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 2 मामलों का स्पष्ट रूप से हवाला भी दिया है। पहला साल 2011 का ललित मांटा वर्सेस स्टेट ऑफ HP और दूसरा सन 2014 का दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ HP
दोनों केस में कोऑर्डिनेट बेंच के फैसले को इस मामले में प्राइमा फेसी में मजबूत आधार माना गया, यानी एफआईआर दर्ज करने में देरी, बीच बीच में बार बार होने वाले सुलह समझौते की बात और फिर से आरोप लगना, ये भी इस केस को काफी कमजोर कर गया। और अब अदालत ने भी आरोपों की विश्वसनीयता पर संदेह जताया है। कोर्ट ने यह भी कहा, ये सब मिलाकर मामला ऐसा नजर आता है जिसमें संदेह ज्यादा है। इसलिए अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह जन्म लेता है कि क्या लड़की ने पॉक्सो का आरोप सिर्फ इस वजह से लगाया क्योंकि वो पहले केस में झूठी साबित हो गई थी, और अब दूसरे मामले में भी जब सबूत नहीं मिले तो लड़की मुख्यमंत्री, सरकार, पुलिस, डॉक्टर, जज, नेता सभी को कटघरे में खड़ा कर रही है। अब सोशल मीडिया का बाजार फिर से गर्म है। कहा जा रहा है कि भाजपा के ही लोगों ने हंसराज के खिलाफ साजिश रची है, जो इस वीडियो से प्रूफ होता है। हाल ही में वायरल हुए वीडियो में लड़की के साथ नजर आ रहे इस व्यक्ति का नाम है नरेश रावत। भाजपा संगठन का आदमी है, कई बड़े भाजपा नेताओं का करीबी है और इस व्यक्ति को जिम्मेदारी मिली है स्टेट लेवल की, सीधा प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के एससी मोर्चा का। मगर इस सबसे इंटरेस्टिंग है ये पोस्टर जो 2022 के विधानसभा चुनाव का है, जो ये बताता है कि नरेश रावत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पहले से थी और इस बार तो नरेश रावत ने भाजपा का टिकट पाने के लिए आवेदन भी किया था और क्षेत्र में भी सक्रिय हुए थे। मगर दूसरी तरफ हंसराज थे, 2 बार के विधायक, लगातार चुनाव जीत रहे थे और पिछली बार तो डिप्टी स्पीकर भी थे। इसलिए पार्टी हाईकमान ने टिकट देते वक्त दूसरे नामों पर विचार तक नहीं किया। हंसराज को लगातार तीसरी बार टिकट मिली और वो चुनाव जीत भी गए। मगर फिर नरेश रावत का क्या हुआ? नरेश रावत को बनाया गया भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष और अब नरेश रावत पर अपने ही विधायक के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचने के आरोप लग रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू में नरेश रावत खुद स्वीकार करते हैं, वायरल हुआ होटल का वीडियो पूरी तरह से सही है। वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति मैं ही हूं जो लड़की का मेडिकल होने के बाद उसे होटल में छोड़ने गया था। नरेश रावत का कहना है कि लड़की उन्हें अचानक मिल गई थी, इसलिए वो मदद कर रहे थे। मगर होटल में दाखिल होते ही रावत के हाथ में रिसेप्शनिस्ट का फोन थमाना, रावत का फोन पर बातें करना और सब क्लियर होने के बाद कमरे में जाना 2 बातों की तरफ साफ इशारा करता है। पहली बात, नरेश रावत इस पूरे मामले को बनाने बिगाड़ने में एक अहम कड़ी निभा रहे थे और दूसरी बात, नरेश रावत सिर्फ एक मोहरा थे जो फोन पर मिल रहे डायरेक्शंस के हिसाब से काम कर रहे थे। साथ ही कोर्ट ऑर्डर में भी ये माना गया है कि कभी कभी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते भी फंसाने पड़ने की चाल चली जाती है। लेकिन आप सबको यहाँ ये जरूर समझना होगा, जमानत मिलने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मामला खत्म हो गया। कोर्ट ने विधायक के सामने सख्त शर्तें रखी हैं, किसी को भी प्रभावित नहीं करना, साक्ष्य से छेड़छाड़ ना करना, जांच में पूरा सहयोग देना और बिना कोर्ट की अनुमति विदेश ना जाना। यानी अब इस मामले में ट्रायल के दौरान गवाहों की पेशी, साक्ष्यों का वेरिफिकेशन समेत तमाम न्यायिक प्रक्रिया होनी है। लेकिन जिस तरह से इस हाई प्रोफाइल मामले में बड़े नामों की एंट्री हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले की कई परतें अभी खुलना बाकी है। बाकी कोर्ट ऑर्डर ने फिलहाल जो कहा वो यही है, प्राइमा फेशी सबूत ऐसे नहीं दिखते हैं कि आरोपी को हिरासत में रखा जाए।